वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय नव मिश्रा। आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें मेल किया था। इस कहानी में खौफ, डर, बेयकीनी और दहशत है। पर मैं हर बार आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी नए किस्से के साथ। यह किस्सा है तकरीबन 3 साल पहले का। वो भयंकर सर्दियों की काली रात थी। दिल्ली जैसे शहर में सर्दियों की रातें अकेले नहीं आती। वो साथ लाती हैं बर्फीली हवाएं, घना कोहरा और कभी कभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दिन मेरी कार सर्विसिंग के लिए गई हुई थी। तकरीबन शाम 7 बजे मुझे सफदरजंग एन्क्लेव से मयूर विहार जाना था, अपने एक पुराने दोस्त रोहन के घर डिनर करने। यह अच्छा हुआ कि मेरे पड़ोसी ने मुझे लिफ्ट दे दिया। रोहन से सालों बाद मिला था। उसकी बहुत ही खूबसूरत वाइफ और 2 साल की क्यूट सी बेटी। उनसे भी फर्स्ट टाइम मिलकर बहुत अच्छा लगा। ड्रिंक और डिनर करते ही गप्पे मारते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। बीच बीच में ख्याल आ रहा था, आज मेरे पास कार नहीं है, थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए। मगर दोस्त से 5 साल बाद मिला था, सो मन नहीं किया। खुद को यही समझाता रहा किसी न किसी कैब सर्विस से कन्वेंस अरेंज हो जाएगा, सो जस्ट चिल। फाइनली उसकी प्यारी सी हैप्पी फैमिली को गुड नाइट कहकर मैं नीचे पार्किंग में आ गया और मोबाइल ऐप से कैब बुक करने लगा। 15 मिनट बीत गए। स्ट्रेंजली कोई कैब ही नहीं मिल रही थी। तभी याद आया, ओह, आज तो डेली न्यूज में कैब ड्राइवर की स्ट्राइक की खबर थी। ओह सेट, पहले क्यों याद नहीं आया, थोड़ा जल्दी निकल लेता। रोहन को कहूं ड्रॉप करने के लिए? नहीं यार, बहुत देर हो गई है, उसका रूटीन डिस्टर्ब होगा। फाइनली मैंने किस्मत के भरोसे सड़क पर चलना शुरू कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि जैसे ऊपर वाले ने आते हुए लिफ्ट अरेंज करा दी थी, ऐसे ही क्या पता चाहते ही कुछ करा दे, कोई लिफ्ट या कोई ऑटो। बाहर इतनी सर्दी थी कि मेरी सांसें भारी हो रही थी। हथेलियां लेदर जैकेट की पॉकेट में भी सुन्न हो रही थी। बीच बीच में अकड़ी हुई उंगलियों से अलग अलग कैब सर्विसेज ट्रैवल एजेंट के नंबर डायल कर रहा था, शायद कोई जुगाड़ हो जाए। इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो गया। इस तन्हा रात का मेरा अकेला साथी, मेरा फोन पूरी तरह डिस्चार्ज होकर डेड हो गया। तो अब यह तय था कि मैं खुद किसी की मदद तक नहीं पहुंच सकता। वापस जाने के जरिए की खोज में घंटा भर बीत गया था। मैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर चल चुका था। सड़क पर जो 1-2 लोग आते जाते दिख रहे थे, वो भी दिखने बंद हो गए थे। अब मेरी धड़कन ये सोचकर बढ़ती जा रही थी कि आगे सड़क पर मुझे अकेले ही चलना होगा, उस कब्रिस्तान को अकेले ही पार करना होगा जहां हजारों जिस्म दफन है और शायद रूहें भी। बचपन में बड़े भाई से सुने वो सारे भूतिया किस्से याद आने लगे जो वो मुझे डराने को सुनाया करते थे। तब तो डर नहीं लग रहा था, मगर आज वो किस्से याद आकर मुझे डरा रहे हैं। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। कुछ बड़ा नहीं मांग रहा, बस घर पहुंचने का कुछ जुगाड़ करा दो प्लीज। कहते हैं दिल से मांगी हुई दुआएं अक्सर कबूल होती हैं। आमीन कहता हूं, होती हैं। और कई बार डिस्परेशंस वाली दुआएं भी कबूल होती हैं। मेरी भी हुई। एक फिएट मॉडल की पुरानी काली पीली टैक्सी थोड़ा आगे जाकर रुक गई, फिर रिवर्स चलकर मेरे पास आ गई। मेरे ठंडे जिस्म में अचानक एक गर्मी की लहर दौड़ गई। शायद वो उस खुशी की लहर थी जो टैक्सी देखकर मेरे भीतर उठी थी। मैंने टैक्सी के अंदर झांक के देखा।
ड्राइविंग सीट पे एक लंबा चौड़ा दिखने में एक पंजाबी जैसा ड्राइवर बैठा था। उसने पुराने जमाने की टैक्सी ड्राइवर वाली खाकी यूनिफॉर्म पहनी थी। उम्र कोई 40 के आसपास होगी। सांवला सपाट चेहरा, जिसके दाएं गाल पर बड़ा सा कट था। सिर पर सफेद बैंडेज बंधी थी, शायद हाल ही में कोई चोट लगी थी। उसकी दो गोल पूरी ठहरी हुई आंखों को देखकर मैं भूल ही गया कि मुझे कहां जाना है। बैठो, मैं छोड़ दूंगा। कब्रिस्तान से इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है, ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा। मुझे सफदरजंग एन्क्लेव जाना है, बताते हुए मैंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कहा और टैक्सी में बैठने लगा। बैठते ही मुझे पर यह स्ट्रेंज फीलिंग आई। अचानक से गर्मी लगने लगी, जैसे वेदर टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया हो। मुझे पसीने आने लगे तो मैंने लेदर जैकेट उतार दिया। टैक्सी तकरीबन 40 की स्पीड से चल रही थी। मैं उस टैक्सी का गौर से मुआयना करने लगा। वहां हीटिंग सिस्टम जैसा तो कुछ था ही नहीं। उसकी पुराने जमाने की गद्देदार छोटी सीट थी। सीट के ऊपर एक साइड में लगा एक छोटा सा पंखा था। खिड़की पर लगी लाल पर्दे, चलता हुआ काला मीटर, रेडियो पर आकाशवाणी की ट्यून जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पुराने फिल्मी गाने बज रहे थे। यह सब देख मुझे 80s में बिताए अपने बचपन की याद आ गई। आपने इतनी पुरानी टैक्सी ली हुई है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ। मैंने तारीफ की, मगर वो कुछ नहीं बोला। वैसे आपने ये क्यों कहा कि कब्रिस्तान से इस वक्त अकेले गुजरना सेफ नहीं है? मैंने बातचीत जारी करी। ये वक्त आत्माओं के घूमने का होता है और उस कब्रिस्तान में कुछ खतरनाक आत्माएं हैं। उसने ऐसे सीरियसली जवाब दिया जैसे आत्माओं के साथ रोज का उसका उठना बैठना हो। जवाब सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो आप यहां अकेले आने से डर नहीं लगता? मैंने हंसते हुए पूछा। वो चुप रहा। शायद ये खुद ही डरा बैठा है, इसलिए मुझे बिन मांगे लिफ्ट दे दी कि एक से भले दो होंगे। मैं ये सोचकर हंस पड़ा और अपना ये जवाब मुझे लॉजिकल भी लगा। मुझे खाली सड़क पर भी उसकी स्लो ड्राइविंग से चिल्लाहट हो रही थी। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो यार, मैंने टोका। तेज स्पीड से एक्सीडेंट हो जाती है। उसकी आवाज में एक दर्द था। शायद हाल ही किसी एक्सीडेंट से गुजरा है। गाड़ी के दरवाजे पर भी थोड़ा डेंट है। चलो कोई नहीं, पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी, मैंने खुद को समझाया। तकरीबन 30 मिनट बाद उसने जोर से ब्रेक मारी। मैंने सामने दाएं बाएं देखा तो कुछ नहीं था। पलक झपकते ही पता नहीं कहां से एक 16-17 साल का लड़का आ गया और टैक्सी में झांकते हुए बोला, भैया मुझे आप सरोजनी गवर्नमेंट स्कूल छोड़ देंगे क्या? मेरी बस ना छूट गई है। बैठो। ड्राइवर ने उसे बिठा लिया। वो लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो स्कूल यूनिफॉर्म में था। इस वक्त रात के 1:30 बजे। इस वक्त कौन सा स्कूल होता है? उस लड़के के यूनिफॉर्म, बैग, हेयर स्टाइल ऐसे थे जैसे आज का नहीं, कोई 30 साल पहले का स्टूडेंट हो। और यह देखकर तो मैं दंग रह गया कि इतनी सर्दी में भी उसने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना था। उसके शर्ट और माथा पसीने में ऐसे भीगे थे जैसे कब से चिलचिलाती गर्मी में खड़ा हो। लड़के के बैठते ही टैक्सी चल पड़ी, मगर मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लगने लगी। मुझे टैक्सी में बेहद सफोकेशन होने लगा। मैं विंडो ग्लास नीचे करना चाह रहा था, मगर वो जाम था। तभी रेडियो पर गाने के बीच में एक ऐड आया। अरे, ये ऐड तो मैं बचपन में सुनता था, ये अब भी आता है क्या? इस पुरानी आउटडेटेड टैक्सी में पुरानी गाने और एडवर्टीजमेंट सुनते हुए लग रहा था जैसे मैं आज के नहीं बल्कि
30 साल पहले की किसी सफर में बैठा हूं। ऊपर से वो लड़का। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। कुछ ही मिनट में ड्राइवर ने पुराने स्कूल के बाहर टैक्सी रोक दी। उस लड़के ने ड्राइवर को 2 रुपए दिए और उतर गया। मैंने देखा लड़का स्कूल के बिल्डिंग की ओर बढ़ा और देखते देखते कोहरे में गायब हो गया। स्कूल के गेट पे ताला था, वहां कोई नहीं था, तो वो लड़का गया तो गया कहां? बस 2 रुपए लिए आपने? मैं हैरान था। हां, यही रेट है तो यही लूंगा ना, कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो सरोजनी नगर की पुरानी मैदान के सामने फिर रुका। मुझे याद आया 2 साल पहले तक यहां सरकारी अपार्टमेंट हुआ करते थे, फिर उन्हें गिरा दिया गया था। तब से यह जगह यूं ही खाली पड़ी है। अंधेरा बहुत गहरा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच ही रहा था इसने यहां टैक्सी क्यों रोकी। तभी उस अंधेरे को चीरते हुए 2 झुर्रीदार बूढ़े चेहरे टैक्सी के फ्रंट विंडो पर दिखे। वो कोई 80 साल के आसपास का सीनियर सिटीजन कपल था। बेटा, हमें सफदरजंग हॉस्पिटल जाना है, उस बुजुर्ग ने कहा। दोनों दिखने में काफी बीमार लग रहे थे। ड्राइवर ने अंकल को आगे बिठा लिया और उनकी पत्नी पीछे मेरे पास बैठ गई। आंटी अपने पति से कुछ न कुछ पूछ रही थी। घर का दरवाजा तो ठीक से बंद किया ना? इन सरकारी घरों का कोई भरोसा नहीं। और गैस भी चेक कर ली थी ना? सारी रिपोर्ट लिख ली? वो दोनों मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे मैं वहां था ही नहीं। डॉक्टर को फोन कर लिया था ना? उन्होंने फिर से पूछा। ओह, भूल गया। हमेशा ऐसे करते हो आप, कोई काम ठीक से नहीं करते। वो कांपती आवाज में डांटने लगी। बेटा, दाईं ओर एक पीसीओ आएगा, वहां जरा गाड़ी रोक लेना, एक फोन करना है। आंटी ने ड्राइवर को गुजारिश की। स्मार्टफोन के दौर में पीसीओ? इन लोगों के पास मोबाइल नहीं है क्या? मैं सोच रहा था कि ड्राइवर ने दाईं ओर लेकर टैक्सी रोक दी। चाहिए, सामने से फोन कर लीजिए। वो बुजुर्ग टैक्सी से उतर गया, मगर मुझे तो वहां दूर दूर तक कोई पीसीओ नजर ही नहीं आ रहा था। वो आंटी जोर जोर से खांस रही थी। मैंने उन्हें पानी ऑफर किया, मगर वह मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनके हाथ में किसी डॉक्टर का लिखा प्रिस्क्रिप्शन था। यह क्या? प्रिस्क्रिप्शन पर यह कौन सी तारीख है? 7 मई 1982? 1982? इतना पुराना प्रिस्क्रिप्शन? पीसीओ? लगता है आज कुछ ज्यादा टच चढ़ गई है। शायद मैं सेंस में नहीं हूं। कैसे कैसे इल्यूजन हो रहे हैं, जैसे किसी पुराने सफर का हिस्सा बन गया हूं। तभी मेरी नजर उनके पैरों पे पड़ी। मैं सदमे में आ गया। अरे ये क्या? इनके पैर तो उल्टे हैं। तो क्या ये भूत है? मैं पूरी तरह डर गया। चिल्लाना चाह रहा था, टैक्सी से उतरकर भागना चाह रहा था, मगर जैसे मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया था। What the hell is going on? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या मुझे स्लिप पैरालिसिस हो गया है? या फिर यह सपना चल रहा है जो मैं टैक्सी में बैठा हूं, नींद में देख रहा हूं? मैं जितना समझने की कोशिश कर रहा था उतना उलझता जा रहा था। हालात मेरे काबू में नहीं थे। वो अंकल टैक्सी में आकर वापस बैठ चुके थे और मैं डरा सहमा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। कितनी बार कोशिश की ड्राइवर को इशारे से बताऊं कि, मगर वो भी अपने धुन में मस्त था। कुछ ही मिनटों में ड्राइवर ने उन्हें हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया, वो भी बस 3 रुपए में। वो धीरे धीरे चलने वाले बूढ़े
टैक्सी से उतरते ही कहाँ गायब हो गए पता नहीं। बस मुझे अब इतना सुकून था कि मेरा घर अब पास ही था। मैं तुम्हें सफदरजंग के टैक्सी स्टैंड छोड़ूंगा, मैं उससे आगे नहीं जाता, ड्राइवर ने कहा। मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो अब मैं इस खौफनाक सफर से बाहर निकलूंगा और आज के बाद उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। कुछ ही मिनट में टैक्सी स्टैंड आ गया। टैक्सी के रुकते ही मेरा शरीर हिलने डुलने के काबिल हुआ। मैंने तेजी से टैक्सी का लॉक खोला और तुरंत बाहर निकल ऐसे भागा जैसे कोई बुरा साया मेरे पीछे पड़ा हो। तभी याद आया मैंने टैक्सी का भाड़ा तो दिया ही नहीं। मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा वहां कोई नहीं था। मैंने आसपास हर जगह नजरें दौड़ा ली लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं फिर डर से थर थर कांपने लगा। कहीं वो ड्राइवर ही तो भूत नहीं था। सोचकर मेरी हालत खराब हो गई और मैं तेजी से घर भाग गया। मुझे नहीं पता था ये जो मेरे साथ घटा है ये हकीकत है या कोई सपना, मगर मैं एक पल के लिए भी वो नाइटमेयर को कंटिन्यू रखना नहीं चाहता था। अगले दिन थोड़ी देर से आंख खुली। रात का नशा भी उतर गया था। मैं अपने बिस्तर पर सही सलामत था। फिर भी वो खौफनाक सफर मेरे दिमाग में हावी था। वो ड्राइवर, टैक्सी, लड़का, सभी के चेहरे मेरे आंखों के सामने सवाल बन के घूम रहे थे, जिनके जवाब ढूंढने में सुबह उस टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया जहां रात मुझे उस टैक्सी ने ड्रॉप किया था। हल्की हल्की धूप में ठीक वैसे ही एक काली पीली टैक्सी उसी जगह खड़ी थी, धूल और चालों में लिपटी। उसके चारों टायर पिचके हुए थे। यकीन नहीं हो रहा था कि रात इसी ने मुझे ड्रॉप किया था। इसलिए मैंने विंडो ग्लास से धूल उठाकर अंदर झांकने की कोशिश की। डैशबोर्ड पर लगा साईं बाबा का स्टैच्यू, राइट बैक डोर पर गहरा डेंट, पीछे शीशे पर एक पुरानी पिक्चर, और ये क्या, बैक सीट पर मेरी लेदर जैकेट भी पड़ी थी जिसे मैं घबराहट में टैक्सी में छोड़ आया था। डेफिनेटली ये वही टैक्सी थी, मगर हाउ वाज दिस पॉसिबल? बहुत पूछताछ करने पर पता चला कि ये सालों से यहां पर ऐसे ही खड़ी है। इसके बारे में सिर्फ इसके टैक्सी स्टैंड का मालिक ही कुछ बता सकता है। फाइनली मैं टैक्सी स्टैंड के मालिक से मिला। वो 80 साल के एक सरदार जी थे जो थोड़ा झुककर चल रहे थे। वो बोले, ये टैक्सी 30 साल पहले मंगल सिंह नाम का आदमी चलाया करता था, मगर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, तब से यहीं खड़ी है। वैसे तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस टैक्सी ने मुझे रात में कल ड्रॉप किया था। ये तो हो ही नहीं सकता। जरा हालत देखो इसकी, ना इसमें पेट्रोल है ना इसकी मेंटेनेंस हुई है। वैसे भी ये भूतिया गाड़ी है, इसे जिसने चलाने की कोशिश की उसका कुछ ना कुछ बुरा हो गया, इसलिए ये सालों से ऐसे ही खड़ी है। ये मंगल सिंह दिखता कैसा था? क्या उसके दाएं गाल पे एक बड़ा सा गट था? मेरे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे थे। सरदार जी सोच में पड़ गए। पहले तो नहीं था, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसका दायां गाल कट गया था, सिर से भी बहुत खून बहा था बेचारा। यानी मंगल सिंह की आत्मा ने सच में मुझे यहां ड्रॉप किया था। यह सोचकर ही मेरे पूरे जिस्म में खौफ की सिरहान दौड़ गई थी। आप मुझे मंगल सिंह के बारे में कुछ और बता सकते हैं? आई मीन, वो एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ? यही कोई 1982 की बात है। वो कोई से सरोजनी नगर आ रहा था। टैक्सी में एक स्कूल का लड़का और एक बुढ़िया और बुढ़ी बैठे थे। तीनों सवारियां ऑन द स्पॉट मर गई, मगर मंगल सिंह में थोड़ी सांसें बची हुई थी। मैं उसे अस्पताल मिलने ही गया था। वो मरते हुए बस यही कह रहा था, आज उस लड़के का इम्तिहान था,
उस दोनों बुजुर्गों को अस्पताल जाना था। काश ये एक्सीडेंट उन्हें ड्रॉप करने के बाद हुआ होता, और इसी दुख के साथ वो भी चला गया। सरदार जी बोल रहे थे और मैं सोच रहा था, इसीलिए रात को मंगल सिंह उन्हें ड्रॉप कर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करता है। मैं तो यूं ही उसके आखिरी सफर का हिस्सा बन गया। मन में ढेरों उलझने लिए मैं वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी मुझे अपने पीछे लगा जैसे किसी ने बाएं कंधे पर भारी हाथ रखा हो। कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। तो आज रात भी सफदरजंग चलना है। गाइस, आपको स्टोरी अगर पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई अपना खुद का स्टोरी है तो प्लीज शेयर करिएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं nammisra1995@gmail.com पे, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल शेयर यू द मेल ID एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।